दोस्तों नमस्कार। जनजोग के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज एक नए मुद्दे पर हम आपके बीच आए हैं और आज का मुद्दा है डूब गया लोहारी गांव और सड़क पर गांव के लोग। लोहारी गांव देहरादून जिले में 90 किलोमीटर दूर है देहरादून शहर से। वहां की एक तस्वीर आ रही है, बहुत ही हृदय विदारक तस्वीर है और मैं उसको जरूर आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, लोहारी गांव है और पूरा गांव डूबा हुआ है। इसमें 2 मंजिला मकान है, 1 मंजिला मकान है और बताया जा रहा है कि 1 मंजिला सारे मकान डूब गए हैं। अब पानी ऊपर बढ़ रहा है और इसमें जो रहने वाले लोग थे, 72 परिवार रह रहे थे और उनसे कहा गया कि 48 घंटे के अंदर पूरा जो है घर खाली कर दीजिए। 72 परिवारों के 300 सदस्यों को 48 घंटे के भीतर पूरा जो है अपना घर खाली करना पड़ा है। उनको मुआवजा भी नहीं मिला है। कहा जा रहा है कि ये जो है 82 विद्युत जल परियोजना यहां बनेगी। ये परियोजना 1972 से शुरू हुई थी, 89 में कुछ काम हुआ और फिर मामला लटका रहा। फिर 2013-14 में इसकी शुरुआत हुई है। अब इतने दिनों के बाद एक बार फिर जब काम शुरू हुआ तो उसके लिए जो एक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी, गांव के लोगों को पहले चेतावनी दी जाती, मुआवजा दिया जाता, उनकी जरूरतें पूरी की जाती, उसके बाद जो है गांव खाली कराया जाता तो बेहतर था। और बताया जा रहा है कि इस गांव में जो लोग रहने वाले हैं वो जनजातीय समुदाय से आते हैं, उनकी विशेष संस्कृति है, उनकी अपनी परंपरा है। उन्होंने मांग की थी कि उनके लिए अलग से जमीन दी जाए जहां पूरा गांव जाकर बस सके और अपनी परंपरा और संस्कृति को फिर से वो विकसित कर सके, क्योंकि एक जगह से तो उजड़ रहे हैं। और इसका आश्वासन भी कोई स्थानीय जिलाधिकारी, एमएलए या मंत्री की तरफ से नहीं, सूबे के मुख्यमंत्री की तरफ से मिला था और उन्होंने कहा था कि अलग से जमीन दी जाएगी। कैबिनेट से प्रस्ताव पारित हुआ, बावजूद इसके उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया, कोई जमीन नहीं दी गई और इस समय वो जो है दर दर भटकने को मजबूर है। जहां वो रुके हैं कोई स्कूल है, पूरा परिवार रोका गया है, वहां पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। अब ये समझा जाए कि किस तरह का विकास हो रहा है। दूसरे को उजाड़ करके, दूसरे का विनाश करके जो विकास का रास्ता अपनाया जा रहा है वो किस तरफ जाएगा, उसका क्या भविष्य होगा और किसके लिए किया जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे पास इस समय उत्तराखंड से कुछ विशिष्ट मेहमान हैं जो इन सारे मसलों से जुड़े हुए हैं। इंद्रेश मैखुरी जी हैं, आपके सामने देख रहे हैं, भाकपा माले के राज्य कमेटी के सदस्य हैं और लोकप्रिय नेता है। उत्तराखंड के तमाम सवालों पे जो भी जनता से जुड़े हुए सवाल हैं उस पर हस्तक्षेप करते रहे। त्रिलोचन भट्ट जी हैं दाहिने कोने में, पत्रकार है, एक्टिविस्ट हैं और सारी जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे पर हैं उस पर लिखते हैं, उसके साथ ही सड़क पर हस्तक्षेप करते हैं। डॉक्टर एसपी सती जी हैं, ये जो हेड है पर्यावरण विभाग के, उत्तराखंड में फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसका जो पर्यावरण विभाग है उसके हेड हैं। वो उनसे हम बातचीत करेंगे इस पूरे मसले पर। अतुल सती जी हैं, पर्यावरणविद हैं और एक्टिविस्ट हैं, तमाम मसलों पे पर्यावरण से जुड़े हुए जो मसले हैं उस पर हस्तक्षेप करते हैं और राजनीतिक आंदोलनों में भी सक्रिय रहते हैं। इन सारे लोगों से बातचीत होगी, बारी बारी से बातचीत करेंगे इस मसले पर कि पूरा मामला क्या है और इस पर कोई सरकार सुन क्यों नहीं रही है। तो शुरुआत करते हैं त्रिलोचन भट्ट जी से, क्योंकि वो इलाके में गए थे, उस गांव में गए थे, विस्थापितों से इनकी मुलाकात हुई है, अपनी आंखों इन्होंने देखा है पूरा मामला और पूरे मामले को जानते हैं, इन्होंने रिपोर्ट किया है जनचौक में। तो त्रिलोचन जी, क्या है पूरा जी। मामला, उसके बारे में बताइए। आपने जो देखा उसको विस्तार से बताइए। हाँ जी, दरअसल 5 अप्रैल को इन लोगों को नोटिस मिला कि 48 घंटे के भीतर भीतर आप खाली कर दो। हालांकि यह योजना पुरानी है, पहले से लोग मानसिक रूप से तैयार भी थे कि हमें यहाँ से विस्थापित होना है, लेकिन उनकी मांग ये थी कि हमें जमीन के बदले जमीन दी जाए। शुरू में 72 से लेके 89 तक 9 बार इनकी जमीन अलग अलग हिस्सों में थोड़ी थोड़ी एक्वायर हुई है, उसका मुआवजा भी मिला। लेकिन अब जो गांव डूबे, जो घर डूबे, इसका कोई मुआवजा इनके लिए तय नहीं किया गया।
15-16 में जो मुआवजा कुछ ये इन्होंने तय किया था उसे गांव वालों ने नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हमें भाई एक ही जगह पे कोई जमीन दे दो, यदि आप मुआवजा देंगे हम कोई इधर बसेगा कोई उधर बसेगा। हमारे जो गांव की अलग से एक संस्कृति है, अलग से हमारा रीति रिवाज है, जनजातीय लोग हैं, हम हमारे देवता तक बाकी समाज से अलग होता है, तो इसलिए हमें एक जगह पे जमीन दे दी जाए। इन्होंने जो है वो मुआवजा नहीं लिया। उसके बाद हाल के दिनों में कुछ कुछ लोगों के खाते में 2 लाख से 5 लाख रुपए इनके डाले गए, लेकिन वो किस हिसाब से डाले गए, किस मद में डाले गए, जो एक्स्ट्रा जमीन डूबी है उसके दिए गए या मकानों के दिए गए, क्या दिए गए, ये किसी ने कुछ बताया नहीं। और 48 घंटे के उस दौरान उनकी यहाँ गेहूं की फसल पकी नहीं थी, पकने वाली थी। 48 घंटे का जब नोटिस मिला, जल्दबाजी में कुछ लोगों ने फसल काटी, कुछ रह गई, और जो समेटना था वो समेट लिया। थोड़ा बहुत उनके लकड़ी के इस इलाके में मकान ज्यादा होते, मकानों से तो थोड़ी बहुत जो लकड़ी निकाल पाए वो ले गए। और अब वो जो है एक कुछ लोग जो है 20 परिवार एक स्कूल में है, जूनियर हाई स्कूल है, इसमें 6 कमरे हैं, यहाँ 20 परिवार रह रहे हैं। महिलाएं और बच्चे वो कमरों में रहते हैं और बाकी लोग छत पे और या बाहर आंगन में रहते हैं। इनके जो पशु थे, गौशालाएं डूबी तो पशु पशु बाहर ही रह रहे हैं। और इस क्षेत्र में भी पहाड़ों में जैसे हर जगह गुलदार का बड़ा भय होता है, किसी भी समय गुलदार पशुओं पे हमला कर सकता है। कुछ और परिवार हैं, 11 एक परिवार स्कूल के ही बगल में एक बहुत पुराना खंडहर सा मकान है, उसमें भी 4 या 5 कमरे हैं, 11 परिवार वहां रह रहे हैं। कुल मिला के 72 परिवार इस गांव में है, 300 के करीब आबादी है इस गांव की। और वो ऐसे ही अलग अलग, वो गांव से ही थोड़ा ऊपर जो पुराने मकान हैं या इस तरह के खंडहर हैं, अच्छे मकान कोई भी वहां दिखे नहीं जहां ये लोग रह रहे हैं, क्योंकि जो एक दो ठीक ठाक मकान है वो छोटे ही हैं, लोग उसमें खुद रह रहे हैं। तो जो खंडहर हैं, छोड़े हुए मकान हैं, उनमें ये लोग रह रहे हैं। पूरे गांव वालों का जो थोड़ा बहुत वहां घरों से समेट पाए, ये स्कूल के प्रांगण में रखा हुआ है सारी चीजें। और जो इनका राशन है, राशन जो है एक कमरे में भर रखा पूरे गांव वालों ने। उसमें जो है अब अलग अलग राशन तो अब कहाँ से छांटे, तो इसलिए सारे गांव वाले एक साथ रोटियां पका रहे हैं, एक के साथ खाना बना रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं, और खुले में सब कुछ हो रहा है। खाना खुले में, शौच शौच की कोई व्यवस्था नहीं, शौच खुले में, नहाना खुले में, महिलाओं के लिए नहाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। और पानी के सबसे बड़ी समस्या है पानी की। पानी भर रहा है लेकिन पीने का पानी वहां नहीं है। एक दो दिन स्कूल तक जो है टैंकर भेजे प्रशासन ने, लेकिन तीसरे दिन टैंकर बंद कर दिए। लोगों ने जब पूछा कि भाई जो पानी वाला जो वहां कर्मचारी रहा होगा, उससे पूछा यार टैंकर क्यों नहीं भेज रहे हो, उसने कहा जी टैंकर तो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते, कि नहीं मुझे कहा गया है कि टैंकर की जरूरत नहीं है वहां। तो इस तरह की वहां हालत हो रखी है, और लगातार लोग किसी तरह से एक पाइप लगा रखा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से दूर से कोई पानी एक उसमें भर रहे हैं, ड्रम में भर रहे हैं वो, और लगातार लोगों को वहां डायरिया हो रहा है। तो ये स्थितियां वहां है। और अभी तक भी हाँ, एक दिन ये मेरे समझ से 12 की बात है, 12 अप्रैल को डीएम ने आदेश दिए कर्मचारियों को कि मानवीयता के आधार पर इनकी अस्थायी रहने की व्यवस्था की जाए, लेकिन कुछ भी एक छोटा कर्मचारी तक वहां गांव में अभी तक नहीं पहुंचा है। जी। तो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है जो त्रिलोचन भट्ट जी ने अपनी आंखों से देखी है और आप लोगों के सामने रखी। 48 घंटे के अंदर किस तरह से खाली कराया गया और किस तरह से परिवार तितर बितर हो गया है, लोग अपनी फसलें तक नहीं काट पाए। इंद्रेश जी, आपसे अगर अब पूछे कि नई सरकार बनी है और देहरादून राजधानी है, पूरा कुनबा का, सत्ता का कुनबा जो है देहरादून में बैठता है, उसकी नाक के नीचे जनता का इस तरह से जनता की बदहाली हो रही है, उसको जो है निकाला जा रहा है 48 घंटे के अंदर, ये किस तरह की तस्वीर पेश कर रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तराखंड में ये जो विकास का मॉडल है, और इस विकास के मॉडल में ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो देश के लिए या राज्य के लिए विकास परियोजनाएं बन रही हैं। तो उस राज्य की परिभाषा में या उस देश की परिभाषा में ये लोग क्या शामिल नहीं है? इनका देश कौन सा है, इनका प्रदेश कौन सा है जिनको अपनी जमीनों से इस तरह से बेदखल किया जा रहा है, इस तरह से उजाड़ा जा रहा है? और वहां पर जो लोगों ने मांग किया वो एकदम सही मांग थी कि जमीन के बदले उनको जमीन मिलनी चाहिए। एक सरकार ने जाते जाते जानबूझ करके आखिरी में कांग्रेस की सरकार ने किया कि भाई जमीन के बदले जमीन देने का प्रस्ताव पास कर दिया ताकि अपने सर पर नहीं आए। और दूसरी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने पूरे 5 साल मसले को रोके रखा और आखिरी में कह दिया कि नहीं, जमीन के बदले जमीन नहीं मिल सकती। तो ये अपने आप में बहुत ही भयानक लोगों की जिंदगियों के साथ इस तरह का खिलवाड़ है। और
इस तरह का संकट मैं ये कहना चाहता हूँ, बाकी साथी लोग इस बारे में रखेंगे, लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि ये दृश्य, जिस दृश्य का वर्णन अभी त्रिलोचन के जरिए भी देख रहे हैं कि लोग अपने मकानों को खुद ही तोड़ रहे हैं, तो हम लोगों ने पहले भी यह दृश्य देखा। टिहरी डैम जिस समय उस टिहरी शहर को डुबोने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो हम लोग, अतुल सती जी हैं, मैं, हम लोग तो वहां टिहरी गए 2004 में, जिस समय उसको डुबोने की प्रक्रिया शुरू हुई, और चारों तरफ लोग अपना घर अपने आप तोड़ रहे हैं, सब्बल से, गैंतियों से, घन से, सब चारों तरफ उसी की आवाजें थी। तो एक तरह से जब ये शुरू हुआ तो मुझको याद आया कि नहीं, ये तो पुराना दृश्य है, ये तो हम देख चुके, राज्य बनने के बाद ही ये दृश्य हमने एक बार पहले भी देखा है, और ऐसे दृश्य हम कितनी बार देखेंगे ये भी सवाल है, क्योंकि ये खतरा कोई एक जगह नहीं परियोजना बन रही है, बहुत सारी जगह परियोजनाएं, बहुत सारी जगह उन परियोजनाओं से जो विनाश है, हमने पिछले साल फरवरी में जोशीमठ में, तपोवन और रैणी के इलाके में विनाश देखा जल विद्युत परियोजनाओं से, जिस तरह से वो परियोजनाएं बन रही हैं। और इस सिलसिले में एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं कि 2004 में जिस समय जब टिहरी डैम बना और टिहरी के लिए पूरा टिहरी शहर और 45 वो गांव जितने डुबोए गए, तो उनको डुबोने के बाद ये कहा गया, उस समय के जो मुख्यमंत्री थे एनडी तिवारी, उन्होंने कहा कि नहीं, इसके बाद सरकार ऐसी बड़ी परियोजनाएं नहीं बनाएगी। लेकिन ये सिलसिला उसके बाद 2007 में जब भुवन चंद खंडूड़ी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भी फिर इस बात को दोहराया कि नहीं, ऐसी बड़ी परियोजनाएं सरकार नहीं बनाएगी। लेकिन ये सब छोटी छोटी परियोजनाएं नहीं, जो मेगावाट में जो परियोजना है, मेगा का मतलब ही बड़ा होता है, मेगा का मतलब विशाल, वृहद, तो मेगावाट में ये परियोजनाएं हैं, और ये सब जगह छोटी छोटी इस तरह से जिनको छोटा कहा जा रहा है, वो बहुत बड़ी और पर्याप्त विनाशकारी हैं। और हमारे सर पर सबसे बड़ी परियोजना का खतरा अभी खड़ा है। पिछले दिनों फिर नए सिरे से बात शुरू हुई है कि पिथौरागढ़ और नेपाल के बीच में जो महाकाली नदी पर जो परियोजना बननी है, पंचेश्वर, 6480 मेगावाट की परियोजना वो है, और वो भी हमारे लिए विनाश लेकर के आएगी। तो ऐसा लगता है कि ये दृश्य देखने के लिए उत्तराखंड में लोग अभिशप्त हैं। एक हिस्सा लगातार ये दृश्य देखेगा, ये इसको भुगतेगा। ये विकास का जो विनाशकारी मॉडल है, डुबोने वाला मॉडल है, इसको भुगतने के लिए एक तरह से इस विनाशकारी विकास के मॉडल ने लोगों को अभिशप्त किया हुआ है। जी, अतुल सती जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। उत्तराखंड के अंदर, जैसा कि इंद्रेश मैखुरी जी ने भी बताया, कि जगह जगह इस तरह परियोजनाएं प्रस्तावित हैं और पूरा एक विकास का मॉडल अपने तरीके के तय किया गया है। तो जब सरकारें इस तरह का मॉडल तय करती हैं, तो उसमें जो रहने वाले लोग हैं उनको कैसे पुनर्स्थापित किया जाएगा, कैसे विस्थापित कराया जाएगा, उनको कैसे जो जमीन मुहैया कराई जाएगी, जो रिहेबिलिटेशन के तमाम जो साधन हैं वो मुहैया कराए जाएंगे, इसका कोई मॉडल नहीं डेवलप हो रहा है। इसी तरह से कहिए तो स्वतः स्फूर्त ढंग से चीजें चल रही हैं। मतलब दोनों बीच गैप क्या है, किस रूप में इसको परिभाषित किया जाए? हाँ, ये तो सबसे बड़ा सवाल तो यही कि अभी तक जो उत्तराखंड सरकार है, और ये राज्य बने हुए हमको 22 साल के लगभग हो गए, और हमारे पास इतनी सारी परियोजनाओं का प्रस्तावित हैं, कुछ बन गई हैं, कुछ बन रही हैं, और 22-23 परियोजनाएं ऐसी हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। लेकिन जो है केंद्र सरकार ने अभी तो एप्लीकेशन दी है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई 7 परियोजनाएं इसमें से खोली जाएं, और ये लगातार। लेकिन हमारे पास दुर्भाग्य यह है कि कोई विस्थापन की यूनिफाइड, कोई एकीकृत नीति नहीं है। हम लोग जब यहीं जोशीमठ में लड़ रहे थे एनटीपीसी परियोजना के खिलाफ, तो एनटीपीसी एक कंपनी है और नवरत्न कंपनी, उसकी जो विस्थापन नीति है वो अलग है, और इसके बगल में ही विष्णुघाट पीपलकोटी एक परियोजना बन रही है जिसे टीएसडीसी बना रहा है, और टीएसडीसी की विस्थापन नीति अलग है। तो हम लोगों ने जब उस टीएसडीसी की विस्थापन नीति को पढ़ा, तो हमने कहा कि भाई आप ये एनटीपीसी वाले भी उसी विस्थापन नीति को यहाँ लागू कर दें, तो जोशीमठ वालों के लिए, इस परियोजना से जो प्रभावित लोग हैं, वो लाभ प्राप्त होगा। लेकिन टीएसडीसी की जो परियोजना बन रही है विष्णुघाट पीपलकोटी की, वहां भी कुछ गांव वाले लगातार इस बात को लेकर के लड़ रहे थे, जिस बात को लेकर के लोहारी के लोग कह रहे हैं कि भाई हमको जमीन के बदले जमीन और मकान के बदले मकान दिया जाए। वहां भी हम जब विष्णुघाट पीपलकोटी में लड़ रहे थे, तो हमने कहा कि भाई आपने तो टिहरी में ये किया, टीएसडीसी की परियोजना वहां भी है जो टिहरी डैम में वो शामिल रहे हैं, और वहां आपने पूरा एक
नगर बसा दिया नई टिहरी के नाम से पुरानी टिहरी की जगह पर। लेकिन यहाँ आप जो है पीपल कोटी में लोगों को जमीन के बदले जमीन देने को तैयार नहीं है, वहां आपने पूरा नगर बसाया। यहाँ एनटीपीसी की अलग विस्थापन नीति है, जो दूसरी कंपनी है उसकी अलग विस्थापन नीति है, और सरकार की अपनी कोई विस्थापन नीति नहीं है, और जो है वो बहुत ही कमजोर है और उसके बहुत सारे उसमें पेज हैं। यहाँ जो विस्थापन नीति है, अभी हमारे यहाँ जो अभी इंद्रेश चर्चा कर रहे थे कि ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में वो पूरा बह गया 7 फरवरी 21 में। उसके बाद जब ऋणी गांव जो उससे प्रभावित हुआ, उसने कहा कि भाई हमारा विस्थापन किया जाए क्योंकि गांव पूरे उजड़ने के कगार पर है। तो अब जब उनका विस्थापन होने की बात हुई, तो अभी तक तो खैर हुआ नहीं, तो सरकार की विस्थापन नीति में उनको 4 लाख रुपया मिलेगा और 100 स्क्वायर मीटर जगह मिलेगी, यानी कि हमारे यहाँ उसको कहा जाता है आधा नाली भूमि, जो 2 कमरे बनाने के लिए होगी, और केवल जो है 4 लाख रुपया, जिसमें कि वो 2 कमरे बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो हम लोगों ने इस पर सवाल उठाया कि सरकार को अपनी विस्थापन नीति बदलनी चाहिए, क्योंकि 4 लाख रुपए के मुआवजे में 2 कमरे बनाना भी असंभव है, और वो लोग अपना पूरा गांव घर छोड़ करके चले जाएंगे, और हमारे पास उनके विस्थापन के लिए पर्याप्त वो नहीं, ना भूमि उपलब्ध उनको कराई जा रही है। तो ये केवल लोहारी का या टिहरी का या 1-2 गांवों का सवाल नहीं है। पूरे उत्तराखंड में जो तमाम विद्युत परियोजनाएं बन रही हैं, उनसे जो उजड़ने वाले लोग हैं, जिनको अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, जमीन छोड़नी पड़ रही है, उनके लिए सरकार के पास कोई विस्थापन की कोई यूनिफाइड, कोई ऐसी व्यापक पॉलिसी नहीं, और ये बड़ा खतरनाक। तो हम लोगों ने जब यहाँ, क्योंकि अब एक बात इसमें इसी से जुड़ी हुई एक बात और है कि इसके अलावा भी उत्तराखंड में लगभग जो है 700 से 800 गांव तो ऐसे हैं जो लगातार पिछले कई सालों से विस्थापन की मांग कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमको जो है विस्थापित किया जाए, क्योंकि वो ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जो खतरे के जदमर है, लेकिन उनकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। तब हम लोगों ने एक सुझाव दिया था सरकार को कि भाई आप जो है, जिनको कह रहे हैं आपके भूतहा गांव हैं, जो घोस्ट विलेजेस हैं, जो खाली हो गए गांव हैं उत्तराखंड में, उन गांवों में इन लोगों को बसा दिया जाए। ऐसा लोहारी के लोगों के साथ भी हो सकता था कि जैसे वो कह रहे हैं कि हमारी पूरी एक संस्कृति है और हम सब लोग एक जगह बसना चाहते हैं, कोई बहुत कठिन बात नहीं थी ये। जो उत्तराखंड में जो भूतहा गांव हैं, जो खाली हो गए गांव हैं, उन खाली गांवों को सरकार अधिग्रहित करती और उस गांव में पूरे के पूरे गांव के लोग अपनी जमीन, अपनी भूमि के साथ बसाए जा सकते थे। वहां की भूमि को ये लोग आबाद कर सकते थे, वहां के घरों को आबाद कर पाते, अपनी संस्कृति को जीवित रखते, और उस गांव में भी जो ऐसी संस्कृति के जो चिन्ह हैं बचे हुए, उनको भी आबाद कर सकते। जी जी, देखिए अच्छी बात है कि लोग विकल्प मुहैया करा रहे हैं, विकल्प मौजूद है, बावजूद इसके सरकार उस दिशा में पहल नहीं कर रही है। आप समझ सकते हैं किस तरह की जो है बेरुखी है, किस तरह की जन विरोधी सरकारें हैं, जो अपनी जनता को उनको ख्याल नहीं है। हम तो कह रहे थे इस तरह से देखा जाना चाहिए कि हमलावर आते थे तो लोग उजाड़ देते थे, हमलावर जो है लोगों को जहां जहां किसी से कुछ लेना देना नहीं। यहाँ तो अपनी सरकारें जो जनता के लिए बनी हुई, जनता के लिए काम करती है, वो उजाड़ दे रही है और उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बन रही है, हमलावरों से भी आगे बढ़ के जो है काम कर रही है। एसपी सती जी, अगर आपसे पूछे, क्योंकि पूरा जो है उत्तराखंड में तमाम परियोजनाएं चल रही हैं, पर्यावरण का मसला सीधे जुड़ जाता है, जितनी परियोजनाएं चल रही हैं, ये लोहारी की भी जो बात है, ये अगर अपने मतलब पूरे रूप में आती हैं, विकसित होती हैं, तो पर्यावरण को कितना नुकसान होगा? क्या ये योजनाएं पर्यावरण के लिहाज से लाभप्रद हैं या खतरनाक साबित होने जा रही हैं? किस रूप में इसका मूल्यांकन करेंगे आप? आपने जो प्रश्न पर्यावरण का उठाया इन मुद्दों पर, वो तो ज्वलंत प्रश्न ही है। मुख्य बात यह है कि आप ग्लोबल वार्मिंग के दौर में जब आप कहते हैं कि विश्व का गर्म बहुत तेजी से टेम्परेचर बढ़ रहा है, और पिछला जो मार्च हमारा ये इस साल का मार्च था, ये 122 साल में सबसे गर्म मार्च रहा। ऐसी हालत में रिजर्वायर्स के अंदर ये प्रूवन है कि मीथेन गैस निकलती है। ये जो रिजर्वायर्स हैं, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उनका उत्सर्जन बहुत बहुत व्यापक रूप से करती हैं। एक बात तो ये है ही है जो बड़ा असर डाल रही है। लेकिन दूसरे सवाल है कि हमने देखा है कि देखिए भूकंप का सवाल, ये क्षेत्र संवेदनशील है भूकंपीय दृष्टि से, और भूकंपों के कारण अगर आपने डैम को भूकंप के प्रति, डैम का जो कंस्ट्रक्शन है, जो डैम है खुद में, वो अगर आपने भूकंप के लिए निरापद बना भी दिया है,
और वो इतना ताकतवर बना दिया है, लेकिन उसे रिजर्वायर क्षेत्र का क्या होगा? जब भूकंप आता है तो भूकंप केवल आपके डैम एक्सिस को प्रभावित नहीं करता है, आप उसके इंटायर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को प्रभावित करता है। और जो ये गोरखा भूकंप आया था 2015 का, इसने कम से कम 700 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर लैंडस्लाइड कुल जनरेट किए थे। तो एक भूकंप अगर आ गया, और ये कहा जाता है कि पूरे साइंटिस्ट ये कहते हैं, पूरे विश्व के भूवैज्ञानिक ये कहते हैं, आज एक मतैक्य है इस बात में कि हिमालय में सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र भूकंपों के लिए, अब बड़े भूकंप के लिए अब उत्तराखंड हो गया है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल सेस्मिक गैप। सेंट्रल सेस्मिक गैप मतलब पिछले 500-600 साल से 8+ का भूकंप यहाँ नहीं आया है, तो अवश्यंभावी वो भूकंप आने की कगार पर उत्तराखंड सबसे ज्यादा है। अगर भविष्य में हिमालय में 8+ का भूकंप आएगा तो केवल उत्तराखंड में आएगा। ऐसी दशा में ये सारे के सारे जो जितने डैम रिजर्वायर बनाए जा रहे हैं, इन रिजर्वायर में कितने बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड्स होंगे, उन लैंडस्लाइड्स के कारण पानी किस लेवल पे ब्रीच करेगा और डाउनस्ट्रीम में उसका कितनी तबाही होगी, ये इसका आकलन नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो सोशल इश्यूज उठाए हैं मेरे जो आगे के वक्ताओं ने, अतुल ने उठाए हैं, इंद्रेश ने उठाए हैं और त्रिलोचन जी ने उठाए हैं, ये बात अपनी जगह है ही है। हमने ये भी देखा है, हमने टिहरी डैम पे हमने एक पेपर छापा है, जब टिहरी डैम बन गया है उसके एक दशक बाद हमने देखा कि उसमें ड्रॉ डाउन इफेक्ट, इसमें क्या होता है कि जब रिजर्वायर भरा तो एक हाई लेवल होता है, एक लो लेवल होता है, इसके बीच में ये पानी के नीचे ऊपर जाने की प्रक्रिया में ऊपर के डैम के रिजर्वायर के ऊपर के क्षेत्र में बड़े भूस्खलन आते हैं, इसको ड्रॉ डाउन इफेक्ट कहते हैं। और हमने देखा है कि प्रतापनगर क्षेत्र में टिहरी डैम के रिम पे चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी दरारें, बहुत ऊपर तक दरारें बन गई है। इसके अतिरिक्त हमारा अध्ययन ने पाया है कि टिहरी डैम के रिजर्वायर के कारण, हमने एक स्टडी वहां की थी, हमने जीपीएस लगाए थे। जीपीएस तो ये था कि हिमालय के में जो हिमालय की उत्थान की प्रक्रिया है उसके रेट का और किस दिशा में ये उत्थान जा रहा है, उसके लिए हमने जीपीएस लगाए थे, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट लगाए थे। लेकिन वो टिहरी डैम के चारों तरफ भी वो जीपीएस थे। हमने पाया कि जब टिहरी डैम का रिजर्वायर का पानी जब कम हो जाता है मार्च अप्रैल मई में, तब और जब पानी भर जाता है, दोनों स्थितियों में जो चारों तरफ के पहाड़ हैं उनकी स्थितियों में अंतर आ रहा है। कहने का मतलब जब डैम भर रहा है तो उस समय चारों तरफ की पहाड़ियां नजदीक आ रही हैं, और जब डैम खाली हो जा रहा है तो वो अपनी जगह पे जा रहा है। हाथ जैसे मेरे ये हाथ है, इस तरह से जब भर रहा है तो नजदीक आ रही है, और जब खाली हो रहा है तो दूर जा रहा है। इसका मतलब पूरी भूमि सांस जैसी ले रही है। अब ये मेरे हाथ जैसी बात तो है नहीं, एक बहुत बड़ा भूखंड में ये हलचल हो रही है, तो ये कोई कागज जैसी बात तो है नहीं। इसका मतलब कुछ दरारें एक्टिव हो रही हैं। और ये विश्व में कई डैम्स का ये अध्ययन भी आया है कि रिजर्वायर इंड्यूस्ड सेस्मिसिटी जनरेट होती है। भारत में भी कोयना डैम के परिप्रेक्ष्य में ये अध्ययन पाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये पानी का रिजर्व कॉलम खड़ा हो रहा है, जो वो भूगर्भीय साम्य को बिगाड़ रहा है, ऐसी दशा में भूकंप आने की भी पर्याप्त संभावना है क्षेत्र में। 3-4 चीजों में आप समझेंगे, 3-4 है। एक तो ये है कि जो डैम एक्सिस अगर भूकंपों के प्रति भूकंपों की दृष्टि से अगर वो मजबूत भी रह गया, तब भी जो उसके अलावा जो चारों तरफ जो भूस्खलन होंगे, उसके बाद रिजर्वायर की ब्रीचिंग जो होगी उसका आकलन नहीं हुआ कि उसके कितना हार्म होगा। एक दूसरी बात ये है, इस बात के अध्ययन चल रहे हैं लगातार कि जो ये नदियां हैं, जो पहाड़ों की नदियां हैं, ये जो एक्वाटिक फौना है उसके लिए माइग्रेशन का होता है इनका। ये जो मछलियां हैं, जितनी रेयर मछलियां होती हैं इन नदियों में, पहाड़, ये जैसे ही बरसात तो ऊपरी क्षेत्रों में जाती हैं, अपर स्ट्रीम साइड्स में जो छोटी छोटी स्ट्रीम है वहां अंडे देती हैं, क्योंकि बड़ी नदी में अंडे देंगी तो वो तो खो जाएंगे, तो इसलिए छोटी छोटी जगह पे देती जहां अंडा ठहर सके, वहां जाले लगा के अपने उनके अंडे वहां छोड़ती हैं।
तो जी, माइग्रेशन होता है, मैं उसके आता बाद हूँ। माइग्रेट डाउनवर्ड होती है। तो ये अगर डैम ब्लॉक कर देता है, जैसे डैम हो जाए, तो इन के लिए है जोशीमठ की अभी परिघटना हुई है, बावजूद इसके अगर सरकार नहीं चेत रही है और इस पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, या जो परियोजना है उस पर कैसे पुनर्विचार किया जाए, चीजों को ठीक किया जाए, उसकी चिंता का विषय नहीं है, तो आप समझ सकते हैं हम किस दिशा में उत्तराखंड को ले जा रहे हैं। त्रिलोचन जी, आप लोग वहां गए थे, उसके बाद लौटे हैं लोहारी गांव वाले मसले पर, इस पर आपने कुछ कार्यक्रम भी लिए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जितने लगता है जितनी परियोजनाएं हैं उत्तराखंड की, उस पर सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और उस पर कोई रुकावट लगता है उसके रास्ते में नहीं पड़ रही, कोई दबाव नहीं है जिसकी वजह से अपने फैसले पुनर्विचार नहीं कर रही है। किसी ऐसा नहीं लगता आपको किसी एक मुद्दे पर केंद्रित करके पूरा एक जो है आंदोलन चलाया जाए, रेजिस्टेंस हो और उसको पलटा जाए, तब शायद सरकार सोचने के लिए मजबूर हो? क्या ऐसा ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? इस लाहौरी गांव के मामले में फिलहाल तो कोई ऐसा आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया है, लेकिन इससे पहले जून के महीने में जब ये बांध भरना शुरू हुआ था, तब लोगों ने वहां प्रदर्शन किया था लगातार, और 120 दिन तक डैम साइट पे वो प्रदर्शन हुआ था। इसके बाद जो है स्थानीय विधायक जो है वहां के बीजेपी वाले, इन्होंने इन गांव वालों से कहा कि मैं डैम साइट पे तो नहीं आऊंगा, लेकिन आप अपने गांव में आए, वहां हम आपसे बात करेंगे। तो वो लोग अपना धरना कुछ देर के लिए छोड़ के वापस आए, विधायक जी से बात हुई, विधायक ने कहा कि हम बिल्कुल आपके साथ हैं और जो कुछ हो सकेगा हम करेंगे। इसके बाद ग्रामीण फिर वहां धरने पर बैठ गए, 120 दिन वो धरना चला, उन्होंने जल सत्याग्रह भी किया, भरते डैम के पानी में खड़े होकर महिलाओं ने पुरुषों ने लगातार वहां प्रदर्शन किया, 120 दिन तक वो बैठे रहे। और 2 अक्टूबर की आधी रात के बाद उन पुलिस बुला के उनको खदेड़ दिया गांव वालों को, और 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बड़ी मुश्किल से 5 दिन बाद उन लोगों की जमानत भी हो पाई। इसके बाद गांव वाले जब फिर से अपने विधायक के पास जाते हैं, तो विधायक कहते हैं मुझे कोई लेना देना नहीं है उनसे। अचानक विधायक क्यों बदले, क्या बदले, इसमें कौन सी राजनीति है ये पता नहीं। जो विधायक उनको बुला बुला के कह रहे थे हम तुम्हारे साथ हैं, अब बिल्कुल, और डपट के, बल्कि गांव वालों ने मुझे उसका वीडियो भी दिया उस दिन का, जो विधायक के साथ उनकी बात हो रही है, विधायक साहब ने उनको डपट के वापस भेज दिया। उस दिन के बाद फिलहाल वो गांव वाले तो अपना समेटने में ही लगे हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करेंगे। फिलहाल उनके लिए प्रदर्शन करना और धरना देना तो ऐसे संभव नहीं है। लेकिन इधर देहरादून में भी अभी कोई ऐसी हलचल उनको लेके नहीं दिख रही है मुझे। जी इंद्रेश जी, यही सवाल आपसे कि ये जो पूरा परियोजनाएं चल रही हैं उस पर छिटपुट कहीं जो है प्रोटेस्ट कोई बातें होती रहती हैं, लेकिन लगता कोई एक सामूहिक जो है, जो एक रेजिस्टेंस बनना चाहिए उत्तराखंड के अंदर, वो नहीं बन पा रहा है। ऐसा क्यों है और क्या कोई संभावना दिख रही है इस दिशा में? देखिए, ऐसा है कि हम लोग तो लगातार विभिन्न जगहों पर ऐसी कोशिश करते रहे। अतुल भाई यहाँ है, जोशीमठ के इलाके में इन्होंने कोशिश किया, और तमाम लोग छोटे छोटे लेवल पर जितना संभव है उतना किया जाता है। लेकिन इन परियोजनाओं का एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू ये भी है कि ये भी समाज को कैसे बांटते हैं, या एक पूरी प्रक्रिया है जो लोगों को भ्रष्ट बनाती है, पतित करती है। लोहारी में एग्जैक्टली ऐसा है नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाकी तमाम जगह, श्रीनगर से लेकर के उत्तरकाशी से लेकर के और जोशीमठ तक परियोजनाओं का अनुभव ये बताता है कि परियोजना निर्माता कंपनी लोगों के बीच में से कुछ लंपट तत्व पैदा करती है, कुछ ठेकेदार पैदा करती है, कुछ बिचौलिया पैदा करती है, और बाकायदा लंबे अरसे तक लोगों को पैसा दे करके रखती है, इस बात के लिए बड़ा पैसा दे करके कि वो बाकी लोगों को मैनेज करते रहें। उसमें कैसे होता है, श्रीनगर परियोजना के बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण है कि जिस समय परियोजना बन रही थी उस दौर में एक किसी की बकरी उस परियोजना वाली कंपनी के ट्रक के सामने आ गई, तो बकरी का कंपनी वाले ने 60,000 रुपया दिया। तो आप सोचिए कि उस जमाने में जब ये दिया गया तब भैंस की कीमत भी 60,000 नहीं होती थी। तो इस तरह से लोगों के बीच में फूट डालने की एक सतत प्रक्रिया। एक दूसरा ये कि एक हिस्से को उसी में से लगता है कि भाई ये रोजगार कहीं नहीं है, तो वो शॉर्ट टर्म रोजगार तो दिख रहा है, तो लगता है कि जितने दिन मिल रहा है चलिए इसी से कुछ हो जाए। तो ये भी एक उसकी वजह है। तीसरी बात जो
एक्चुअली प्रदेश के भीतर भी बनता है। अगर उत्तराखंड में आप देखें तो कुछ लोग हैं जो सब स्थायी किस्म के चेहरे हैं। स्थायी चेहरे हैं जो सत्ता में पहुंचेंगे, सरकार में पहुंचेंगे। स्थायी चेहरे हैं जो सत्ता के साथ बार्गेनिंग करने में रहेंगे, और इसी तरह से स्थायी चेहरे हैं जो कि इन सवालों पर लड़ेंगे, बोलेंगे, लिखेंगे। तो ये एकदम सेट है कि कुछ कुछ लोग हैं जो ये करेंगे, तो जो लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं, और उन पर तमाम तरह के लेबल सत्ता चस्पा करती रहती है, उन पर तमाम तरह के लेबल चिपकाती रहती है। और इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े पर्यावरणविद हैं, बहुत बड़े नामधारी इंटरनेशनल लोग हैं, जो उस क्षेत्र में बड़े पुरस्कार सम्मान पाए लोग भी हैं, लेकिन ऐसे किसी खतरे पर वो मुंह नहीं खोलते हैं, ऐसे किसी खतरे पर वो एक लाइन का बयान नहीं देते हैं कि भाई लोगों के सामने इस तरह का संकट पैदा हो रहा है और ये संकट नहीं पैदा होना चाहिए, इसको बचाना चाहिए। बल्कि कुछ सदा सत्य बोलो टाइप का पर्यावरण के मसले पर भी वो बचा बचाया, यानी कि सिस्टम के साथ किसी तरह के टकराव में नहीं जाना है। तो वो जितने बड़े नामधारी पर्यावरणविद हैं तो वो सारे इसी तरह से रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम जगह लोग अपनी स्थितियों में लड़ते हैं, और ये जरूर बात है कि उस लड़ाई का एक व्यापक फलक होने की जरूरत है, एक बड़ा, कि ये पूरे प्रदेश का सवाल है, किसी इलाके का सवाल नहीं है। तो अभी लेकिन लड़ाइयां इलाके इलाके में हैं, और उसमें लोग लड़ रहे हैं। उनकी ताकत ज्यादा बड़ी है परियोजना निर्माता कंपनियों की। आप सोचिए उनकी ताकत कितनी बड़ी है। तो पिछले साल जब जोशीमठ में तपोवन वाली दुर्घटना हुई, तो मुख्यमंत्री जैसे ही वहां उतरे, उन्होंने पहला बयान दिया, जो उस समय मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र रावत, और उन्होंने उतर के कहा कि इस दुर्घटना को विकास के खिलाफ प्रोपोगेंडा के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सोचिए 200 लोग सुरंग में फंसे हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पहला कदम रखते हैं, पहला बयान देते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आए वहां, और उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता यह है कि ये पावर प्रोजेक्ट को दोबारा कैसे शुरू किया जाए। और पावर प्रोजेक्टों में सामर्थ्य यह है कि साल भर बीत गया है और 200 लोगों को उस सुरंग से अभी भी नहीं निकाला जा सका, साल भर से ज्यादा हो गया है। ये एफिशिएंसी है ना। जी और जी इसमें बस एक आखिरी बात मैं कह रहा हूँ, वो त्रिलोचन भट्ट जी ने जिक्र किया, वो विधायक जी का, मुन्ना सिंह चौहान शायद विधायक हैं। जी जी तो अभी मैं कुछ दिन पहले उनका इंटरव्यू देख रहा था, और वो कह रहे थे कि भाई हमारी सरकार के जमाने में तो अर्ली वार्निंग सिस्टम लग गया है, बाकी इससे पहले तो दुर्घटना होती थी, अर्ली वार्निंग सिस्टम कहीं है नहीं। वो चौहान जी बता दें कहाँ अर्ली वार्निंग सिस्टम है। भाई तपोवन में तो दुर्घटना हुई, वहां तो हमने तो लगातार बोला लिखा कि भाई वहां तो अर्ली वार्निंग सिस्टम के नाम पर या पहले चेतावनी देने के नाम पर केवल बोर्ड थे एनटीपीसी ने लगाए हुए, बाकी कुछ नहीं था। तो जी ये स्थिति। हम अब आखिरी दौर में हैं। अतुल जी, जिस तरफ इशारा किया है इंद्रेश जी ने, क्या माना जाए कारपोरेट जो है, कारपोरेट का पूरा वर्चस्व है और सरकार उसके गोद में बैठ गई है, और कुछ लोग इंडिविजुअल्स है बोलते रहते हैं, उनकी आवाज का कोई असर नहीं होता है, और इस तरह से कोई एक रेजिस्टेंस नहीं डेवलप हो रहा है। इस तरह की बात कही जा सकती है। हाँ, ये तो जाहिर है इंद्रेश, जो कह रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जिस परियोजना का उन्होंने उदाहरण दिया श्रीनगर वाली का, तो श्रीनगर वाली परियोजना के जो हर्ता-कर्ता मालिक साहब हैं, उनके साथ तो हमारे मुख्यमंत्री निशंक साहब मंच शेयर कर रहे थे। वो पूरा किस्सा है, एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। और यहाँ भी जो है हमारे जो जोशीमठ बद्रीनाथ विधानसभा के विधायक रहे, मंत्री रहे उत्तर प्रदेश के जमाने में भी, और यहाँ भी कैबिनेट के मंत्री रहे, केदार सिंह फोनिया जी। केदार सिंह फोनिया जी ने अपनी आत्मकथा लिखी है, और उसमें जिक्र किया है कि कैसे जयप्रकाश कंपनी की जो परियोजना है, उससे पैसा वसूलने के लिए, मतलब उनसे कहा गया कि भाई इतना चंदा देना है, तो उन्होंने किस्सा लिखा है कि अडवाणी जी को थैली समर्पित करनी थी उनको, तो उसके लिए उनको चंदा लेना पड़ा जयप्रकाश कंपनी से। और ये केवल एक दो लिखे हुए किस्से नहीं हैं, ये तो जो है यहाँ जोशीमठ में जितनी परियोजनाएं हैं, जयप्रकाश कंपनी की हो, एनटीपीसी की हो, जब भी हमारा विधायक यहाँ चक्कर लगाता है तो उसको जो है वो थैली भेंट की जाती है, हर जो विधायक होता है। तो कैसे ये सत्ता को और उसके प्रतिनिधियों को पालते हैं, पूछते हैं, चुनाव में जो है उनको चंदा देते हैं, ये तो बिल्कुल जाहिर बात। हमने तो इस बात को कहा ही कि भाई जिसको मेगा
प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, तो हम तो उत्तराखंड के जब राज्य की लड़ाई में थे, एसपी सती साहब यहाँ मौजूद हैं, तो हम लोग मैगजीन निकालते थे, लिखते, तो हम तो लिखते ही थे कि भाई यहाँ के पानी का उपयोग होना चाहिए, छोटी छोटी पनबिजली परियोजनाएं यहाँ बननी चाहिए। लेकिन उसकी जगह पर जो मेगा प्रोजेक्ट आए, इसका कारण ही ये था कि मेगा प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि बड़ा प्रोजेक्ट का मतलब बड़ा पैसा, अब बड़े पैसे में बड़ा कमीशन, बड़ी मतलब उसमें जो दलाली है बड़ी दलाली हो जाएगी। छोटा प्रोजेक्ट होगा तो उसपे छोटे मतलब करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ में वो बन जाएगा, उसपे छोटा कमीशन होगा। तो ये तो बिल्कुल जाहिर बात है कि जो कॉर्पोरेट है वो कैसे सत्ता को और जो बाकी लोगों को कैसे खरीदते हैं। तो ये जो लड़ाई का भी मामला है, जो इसको के खिलाफ लड़ने वाला है, वो ठीक बात कह रहे हैं इंद्रेश की, अभी छोटी छोटे अपने अपने इलाकों में लोग लड़े, संघर्ष किए, और कई बार तो हम कह रहे हैं कि एनटीपीसी वाली लड़ाई में तो हमने तो जनता की जब एकता मजबूत हो जाती है तो हम लोगों ने तो सरकार को पीछे धकेला भी। एक जमाने में वो जो नारायण दत्त तिवारी जी जो है इस परियोजना का उद्घाटन करने, तपोवन विष्णु घाट परियोजना का उद्घाटन करने जोशीमठ आने वाले थे, और जनता का इतना बड़ा रेजिस्टेंस था कि वो आ नहीं पाए और उनको देहरादून में ही उसका उद्घाटन करना पड़ा। तो लेकिन ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि इस राज्य में जिस तरह की स्थितियां हैं, और जैसे अभी डॉक्टर एसपी सती साहब ने इशारा किया जिस तरफ कि भूकंप के हम बिल्कुल मुहाने पर बैठे हैं, और कोई भी बड़ा भूकंप यहाँ की आबादी के लिए, यहाँ के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। वैसे समय में हमारे लिए जरूरी है कि हम व्यापक तौर पर एक जनता इसके खिलाफ और इन परियोजनाओं के खिलाफ खड़े हो, बोले, और विस्थापन का भी जो सवाल है लोहारी का, वहां के भी विस्थापन को, पुनर्वास को लेकर के बोलने की जरूरत है। और जो मैंने सुझाव दिया इस पर सरकार को, हम लोगों को दबाव बनाना चाहिए कि सरकार जो है किसी गांव को अधिग्रहित करके उन लोगों को बसाने की पहल करे। जी एसपी सती जी, अब आखिरी में संक्षेप में अगर आपसे पूछे जो पर्यावरण की चिंता आपने जताई है, जो खतरे गिनाए हैं, क्या माना जाए कि लोग चेतना के हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं उसको, जबकि उन्हीं के लिए वो खतरनाक साबित होने जा रहा है। तो वो कैसे जो है वो व्यापक जनता के कहिए थे उसका उनके जीवन का एजेंडा बनाया जा सकता है जिस पर बहस हो और राजनीति का मुद्दा बने, इस तरह कोई रास्ता बन सकता है भविष्य में? कोई संभावना देख रहे हैं आप? अगर बहुत ईमानदारी से पूछे तो मुझे कोई आशा की किरण दिख नहीं रही है, क्योंकि बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। साइंस में कुछ लोग साइंस अगर ईमानदार साइंस कर भी रहे हैं तो वो जनता तक पहुंच नहीं रहा, और जनता को कोई भी ऐसे संस्था मौजूद नहीं है कि जनता को इस दृष्टि से सेंसिटाइज कर सके। आप देखेंगे राजनीति में ये सारे, उसके बावजूद भी जिन क्षेत्रों में ये सबसे बड़ी, पूरे उत्तराखंड में ये जगह जगह ये सारे मुद्दे बिखरे पड़े, और जिन क्षेत्रों में सबसे ज्वलंत है वहां भी ये कभी भी राजनीति का मुद्दा नहीं बनता, राजनीति के मुद्दों का केंद्र नहीं बनता। मतलब कहने का मतलब पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा नहीं होता है। तो ये बड़े पैमाने पर मुझे लगता है एक डिस्कनेक्ट है एकेडमिक्स का, जनता का, और उससे फायदा उठाकर एक ऐसी राजनीति पैदा होती है जो केवल पैसों के बल पर राजनीति हो रही है। तो इसके लिए ये सारी चीजें मुझे लगता है कि बहुत कुछ आगे हो तो ये लोग संघर्ष कर रहे हैं सदियों दशकों से, और मैं देखता हूं कि ये कारखाने में तूती से ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये निराशा नहीं है, ये हकीकत बताई जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि निराशा। आपने बहुत सही इशारा किया है, और जो संकट है सबसे बड़ा उत्तराखंड का वो यही है कि खतरा बड़ा है, लोग खतरे को कुछ लोग पहचानते हैं लेकिन व्यापक जनमानस का हिस्सा नहीं बन रहा है, राजनीतिक एजेंडा इसलिए नहीं बन पा रहा, और राजनीति भी क्योंकि उसके अपने फायदे दूसरे उसमें है, जिसको कि अतुल सती ने इशारा किया, इंद्रेश जी ने, जो कारपोरेट या कहिए तो बड़ी परियोजनाओं के नाम पर जो पैसा आ रहा है उसका जो बंटवारा, उसकी जो बंदरबाट है वो केंद्र में है, और वो पूंजी की हिस्सेदारी केंद्र में है। लिहाजा आम जनता मरे या पूरा उत्तराखंड खत्म हो जाए वो उनकी चिंता का विषय नहीं बन पाता है। बावजूद इसके लेकिन इस तरह की फोर्सेज अगर लगी हुई हैं और उन खतरों को जनता को बता रही है, और एक प्रोसेस में लगता है इसकी एक संभावना बनेगी जब जनता भी समझेगी, लोग भी उस खतरे को समझेंगे और उस पर एकजुटता बनेगी, तो हमको लगता है वो स्थितियां बनेगी जिसमें राजनीति भी उसको सोचने के लिए मजबूर होगी। आप लोग आए इस कार्यक्रम में, बहुत ही कीमती समय दिया आप लोगों ने, और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, क्योंकि ये कोई सिर्फ लोहारी गांव का मसला नहीं है, किसी जोशीमठ केदारनाथ का नहीं है,
2500 परियोजनाएं हैं, और अगर सारी परियोजनाएं पूरी हो जाए तो हमको लगता है पूरा उत्तराखंड मैदान में तब्दील हो जाएगा, ऐसी कोई तस्वीर बन रही है। और नहीं भी होगा तो जो खतरे भूकंप के वो मैदान में तब्दील कर देंगे। इस बात को शायद जनता समझे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे हम लोग किसी मुद्दे पर आपसे बातचीत करेंगे आप लोगों से। धन्यवाद, नमस्कार।